हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों के अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, क्लास 10थ की ज्योग्राफी चल रही है एनसीईआरटी के माध्यम से। लेसन 6 है ये, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 को पहले देखिए, फिर जो है पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। और आज ये हम पार्ट 2 बना रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स विनिर्माण उद्योग, जिसका मैंने बताया था विनिर्माण का मतलब होता है वस्तु निर्माण। ठीक है, उसी के शेष पार्ट को इसमें हम क्रम से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। फ्रेंड्स, हम लोग विनिर्माण उद्योगों में आज पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। कह रहा है फ्रेंड्स कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाइए। जैसे देखिए, ट्रांजिस्टर है, बिजली का बल्ब है, वनस्पति तेल है, सीमेंट कांच का सामान है, पेट्रोल है, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। ये क्या हैं? तो रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। इनका कह रहा है कि एक लिस्ट बनाइए। कह रहा है यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब अगर हम एक मानदंड के आधार पर इन उद्योगों का वर्गीकरण करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण का क्या तरीका है। अब उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कैसे? अब देखिए, तो पहला है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। मतलब कच्चे माल के स्रोत के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इसमें देखिए, पहला क्या है, तो कृषि आधारित है। अब कृषि आधारित पर जो उद्योग है उसमें क्या है, तो सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, पटसन है, रेशम वस्त्र है, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग। ये सब किस पे आधारित हैं? तो कृषि पे। कहीं ना कहीं ये जो कच्चे माल हैं हमारे कृषि से ही मिलते हैं। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, खनिज पर आधारित क्या है, यानी जो खनिज हमें मिलते हैं, खनिज जो प्राप्त करते हैं उस पे कौन कौन से उद्योग आधारित हैं। तो उसमें क्या है, तो लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। ये किस पर आधारित हैं? तो खनिज पर आधारित हैं। तीसरा दे रहा है भूमिका के आधार पर। और चौथा क्या है, आधारभूत उद्योग। अब जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं वो क्या हैं, आधारभूत है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक कच्चे माल पे दूसरा उद्योग भी निर्भर है। जैसे क्या है, लोहा इस्पात है और तांबा प्रगलन है, एल्युमिनियम प्रगलन है। ये सब क्या हैं, तो कच्चे माल पे आधारित उद्योग हैं। उपभोक्ता उद्योग है, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। जैसे क्या है, जैसे चीनी है, दंतमंजन है, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन आदि क्या हैं, तो ये उपभोक्ता उद्योग हैं। मतलब इसका उपभोक्ता क्या करता है, तो उपयोग करता है। कैसे? तो सीधे उपयोग करता है। अब पूंजी निवेश के आधार पर कौन कौन से उद्योग हैं, तो एक लघु उद्योग होता है। कह रहा है एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। मतलब लघु उद्योग की आज के डेट में अगर आप लघु उद्योग करते हैं तो उसका जो पूंजी की लागत होनी चाहिए, उसमें निवेश जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ रुपये तक जो पूंजी का हम निवेश करके उद्योग चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो लघु उद्योग है। अब स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब समझ रहे हैं, मतलब मालिकाना हक जिस पर होता है उसके आधार पर क्या है, तो स्वामित्व के आधार पर एक सार्वजनिक क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया सरकारी। ठीक है। तो सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग को क्या कहते हैं हम, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। इसमें क्या आता है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, BHEL जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको सेल बोलते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद निजी क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योग जो हैं एक व्यक्ति के स्वामित्व में या उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में। मतलब निजी क्षेत्र का मतलब हो गया या तो यह एक व्यक्ति के द्वारा वह उद्योग धंधा संचालित होता हो या उसके कोई पार्टनर हो। इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। और सार्वजनिक में क्या होता है कि उसमें सरकार की भूमिका होती है। जैसे आपने पढ़ा कि BHEL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह क्या है, तो सरकार की उपक्रम है। और निजी क्षेत्र में क्या हो गया, तो एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति उसका
जो है पार्टनर हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, निजी क्षेत्र या स्वामित्व बोलते हैं। अब उनके द्वारा संचालित में क्या क्या है, निजी क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो टिस्को आता है, बजाज ऑटो लिमिटेड है और डाबर उद्योग, ये एक उदाहरण है। डाबर उद्योग, बजाज ऑटो और टिस्को जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो होता है टिस्को, ये किसके अंतर्गत है, तो यह निजी स्वामित्व में है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं संयुक्त उद्योग क्या है, तो वैसे उद्योग जो राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र, मतलब इसमें क्या होगा, संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट, यानी राज्य सरकार और जो पर्सनल व्यक्ति यानी निजी आदमी कोई है, वो दोनों की भूमिका इसमें होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो संयुक्त उद्योग बोलते हैं। यानी दो लोगों की भूमिका हो, पहला क्या है, तो राज्य सरकार और दूसरा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। इसमें क्या आता है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड किसके अंतर्गत है, तो यह संयुक्त उद्योग है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ये, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है किस तरह के उद्योग के अंतर्गत आता है, आपका आंसर होगा संयुक्त उद्योग है। निजी क्षेत्र में क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में, सबको देखना होगा। अब सहकारी किसे कहते हैं, सहकारी बहुत लोग सोचते हैं लेकिन इनका नाम नहीं जान पाए, सहकारी उद्योग में क्या है। देखिए इसका क्या है कि जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। मतलब जो कच्चा माल होता है या तो वह जो उत्पादन कर रहा है उसके हाथ में हो या श्रमिकों के हाथ में, यानी दोनों के हाथ में हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, सहकारी उद्योग कहते हैं। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लगभग लाभ हानि का विभाजन भी क्या होता है, अनुपातिक होता है। मतलब इसमें संसाधन का जो कोष होगा वो क्या होगा, संयुक्त होगा, मिला होगा दोनों का, और लाभ हानि भी जो होगा वह अनुपात के रूप में होगा, उसका भी जो है लाभ हानि जो है श्रमिक या उत्पादक वर्ग को ही करना होगा। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र का देखिए, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग है, केरल का नारियल पर आधारित जो उद्योग है ये किस तरह का उद्योग है, तो यही सहकारी उद्योग। इसमें क्या है, तो इसमें उत्पादक करने वाले लोग लगे हुए हैं और श्रमिक लगे हुए हैं। इनके माध्यम से जो संस्था बना करके और जिस पे जो है प्रोडक्ट होता है उसको हम सहकारी करते हैं। अब कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग है। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे क्या इसमें आ जाएगा, तो विद्युतीय उद्योग आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से यह जो क्या था, ये उद्योगों का वर्गीकरण था जो हमने अभी बारी बारी से सबको देखा। क्रियाकलाप देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे कच्चा माल एक होता है और दूसरा क्या है, तैयार माल है। अब उसके आधार पर क्या क्या है, तो दो वर्ग हैं। अब देखिए पहला क्या दिया है, तेल है, बुनने का सिलाई मशीन होती है जो, पीतल के बर्तन है, फ्यूज तार है, घड़ियां हैं, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश और मोटर गाड़ी। तो ये सब क्या हैं, तो यह कच्चे माल से तैयार माल हैं। ठीक हो गया। आइए अब कृषि आधारित उद्योग क्या हैं, तो सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग जो हैं कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। अब बारी बारी से इनको देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग में क्या क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह एक अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तथा तक श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। मतलब वस्त्र उद्योग क्या है, यह कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन है और ये अपने आप में क्या है, तो आत्मनिर्भर है। अब वस्त्र उद्योग में क्या आता है, तो सूती वस्त्र उद्योग है। तो कह रहा है प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी तक विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल मतलब जब भारत गुलाम था तो उसको क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक काल। अब उस दौरान क्या हुआ, तो हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। अब भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो भारत में जो है हथकरघा उद्योग चल रहा था और इंग्लैंड में मशीनों के द्वारा से जो है कपड़े बनाए जाते थे। तो मशीनों के अपेक्षा हाथ से जो बनाए जाने वाले कपड़े थे उसमें हमने क्या, हम कंपटीशन नहीं कर पाए, स्पर्धा नहीं कर पाए, उसी के बारे में बता रहा है। अब वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद कैसे होता, देखिए कच्चा माल में क्या है, तो रेशम है, ठीक है। उसके बाद से जो सूत हम बनाते हैं वही धुनाई बुनाई करके सूत हो गया। फिर बुनाई करते हैं तो जिससे हम कपड़ा बनाते हैं और रंगाई और उसका परिष्करण करते हैं कपड़े पर, तब जा कर के वह वस्त्र निर्माण होता है और वह उसको पूरे क्या बोलते हैं, हम गारमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है।
आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है, क्या है? तो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब लगा था? तो 1854 में। कहाँ पे? तो मुंबई में लगाया गया था। अगर एग्जाम में पूछता है कि सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ, तो मुंबई में। कब हुआ? तो 1854 में। अब यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था, भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इनके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजन, मिल स्टोर और तथा पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग को मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र में, गुजरात में तथा तमिलनाडु में केंद्रित है। कताई का काम कहाँ कहाँ केंद्रित है? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है और तमिलनाडु है। 3 जो है राज्यों का नाम याद कर लीजिए। कौन सा? महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। इसलिए आप लोग सुनते होंगे गुजरात में जो सूरत है वहाँ कपड़े का ज़्यादा कारोबार होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कताई का काम ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में। लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत भी है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युतकरघों और मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया, इसके बारे में आप लोग पता लगाइए, कह रहा है। अब हमारे देश में विद्युत चालित करघों, हथकरघों तथा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज जिसको लूम बोलते हैं, को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? कह रहा है भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश कौन कौन से हैं? जो भारत में सूत बनता है इसका आयात कौन कौन से देश करते हैं? तो इसमें देखिए आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं जो क्या करते हैं? सूत का आयात करते हैं। और भारत जापान को क्या करता है? सूत का निर्यात करता है। ठीक है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम हैं, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाई देश में उत्पन्न किए गए हैं उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती है। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। कह रहा फ्रेंड्स, धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? 800 रुपया हो जाएगी। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक क्षण पर मूल्य वृद्धि है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है? यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति दूर करने तथा मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादक तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है। ये देख सकते हैं सूती तथा ऊनी रेशमी वस्त्र उद्योग के जो वितरण है कहाँ कहाँ होता है उसका ये पूरा दिखाया हुआ है। रेड कलर जो है आप देख सकते हैं ऊनी है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है। और सूती वस्त्र में आपका पश्चिम बंगाल का एरिया है, तमिलनाडु का भी देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश में भी कुछ दिखा रहा है और महाराष्ट्र और गुजरात में। रेशमी वस्त्र का जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल दिखा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो का शेष भाग जो है अगले पार्ट में लेके आएंगे।
आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।